नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के डेट में हमारा देश और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है और साथ ही साथ आज जो न्यूज़ सुनने को मिला है उसी बेस्ड पे मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। सुनने को मिला है कि हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध पहलगांव अटैक के बाद शुरू हुआ था उसको सीज फायर कर दिया गया है और उसके बीच में जो मध्यस्थता का काम किया है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो चलिए इसकी पूरी कहानी देखते हैं, पहलगांव अटैक से लेके सीज फायर तक की कहानी। ओके, मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और सभी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगा। दोस्तों, पहलगांव एक टूरिस्ट पैलेस है, आपको पता है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, राइट। इस जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में काफ़ी टूरिस्ट इस सीज़न में घूमने जाते हैं जो कि गर्मियों के दिन हैं। तो हुआ यूं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के इस जो पाइन का ट्री है उनके बीचों बीच जो घूमने का जगह है वहाँ पर 26 सिविलियन को किल्ड कर दिया गया और कई सारे को इंजोर्ड कर दिया गया। और ये किसने किया? तो कुछ 5 माना जाता है 5 टेररिस्ट थे। इन लोगों ने AK-47 और कुछ हथियारों से, है ना, इनको मार दिया। तो यह देखिए, सिविलियन पर अटैक करना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अपने आप में यह जघन्य अपराध है ना। तो हमारे देश में 2008 के बाद ऐसी घटना, बॉम्बे अटैक के बाद ऐसी घटना पहली बार घट रही थी, ठीक है। तो इसमें मुख्य आरोपी जिसको माना जाता है वो है शेख साजिद गुल, है ना। इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ओके। और माना जाता है कि इसको छुपाने का जो काम किया है वो किसने किया है दोस्तों? तो लश्कर ए तैयबा ने किया है, जो कि रावलपिंडी में छुपे हुए हैं, राइट। और ये जो शेख साजिद गुल है वो किस फ्रंट में काम करते हैं? यहाँ देखिए, ये फोर्स नहीं होगा, यहाँ फ्रंट होगा इसका नाम, ओके। तो TRF नाम है इसका, ग्रुप का नाम TRF है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है। तो यहीं से सारी कहानी शुरू होती है दोस्तों, जहाँ पर देखिए यहाँ पर पिक्चर में एक दिखाया गया है कि एक लेडी को छोड़ दिया गया है और उसके हस्बैंड को मार दिया गया है, गोली मार दी गई है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पूरा देश आक्रोश में आ गया, हमारे सरकार भी हरकत में आ गई। और जो देश टेररिज्म को बढ़ावा देता है, हम सभी को पता है, वो पाक है। और हमारे सीमा पार में यही पाकिस्तान जो है बार बार अटैक करवाते रहता है दोस्तों। तो हमारे गवर्नमेंट ने इंस्टेंट एक रिएक्शन दिया और 23 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को पहलगांव का अटैक होता है और 23 अप्रैल को हमारी सरकार ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने क्या कहा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंदस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इस इंदस वाटर ट्रीटी को इंडियन गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया, ठीक है, समाप्त कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया गया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड लिया तुरंत, एट ए टाइम। यानी 22 अप्रैल को ये घटना घटी पहलगाम वाली और 23 अप्रैल को ही इसको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था कि इसको सस्पेंड कर देने से पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ता? तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जैसे कि हमारा पूरा इंदस रिवर सिस्टम है, ठीक है, इंदस रिवर सिस्टम में यहाँ पर टोटल देखिए, ये तो इंदस रिवर जो है वो इधर मानसरोवर के क्षेत्रों से निकल के, है ना, पूरा पाकिस्तान को जाता है। इसमें कई सारी नदियां हैं जो इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी है। उसमें मुख्यतः जो बड़ी बड़ी नदियां हैं दोस्तों, उसमें है आपका झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, राइट। तो इस ट्रीटी के तहत क्या किया गया? इस ट्रीटी के तहत इन 6 नदियों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें एक भाग में जो है
इंदस आया, झेलम आया और चेनाब आया। इन 3 नदियों को हम लोगों ने कहा पश्चिमी नदी, है ना, वेस्टर्न रिवर। और जो इसके नीचे था, क्या क्या रिवर बच गया? ब्यास, रवि और चेनाब, है ना। क्या क्या बचा? सतलज, ब्यास और रवि बचा। तो इन नदियों को हम लोगों ने कहा ईस्टर्न रिवर। और ये ईस्टर्न रिवर का जो पूरा अधिकार दिया गया जल का उपयोग करने के लिए, वाटर का उपयोग करने के लिए, वो इंडिया को दिया गया। ठीक है, यहाँ इंडिया को राइट्स मिला। और इन 3 रिवर्स का अधिकतम जल का जो प्रवाह है वो चूंकि पाकिस्तान में है, और साथ ही साथ पाकिस्तान का ये लाइफ लाइन है दोस्तों। ठीक है, ये लाइफ लाइन है। अगर ये रिवर नहीं रहा तो वो भूखे मर जाएंगे, उसकी खेती बाड़ी नहीं होगी। तो इसीलिए इन नदियों का जो अधिकार दिया गया वो लगभग 80 से 80 to 83% वाटर का जो इस्तेमाल है दोस्तों, वो पाकिस्तान के अधिकार में दिया गया। और इसमें भी एक शर्त रखी गई कि इंडिया इन रिवर्स पे डैम वगैरह नहीं बनाएगा, यानी कि ये लगातार फ्लो करते रहेगा। यह रिवर अगर आपको डैम बनाना भी है तो इसका पानी को नहीं रोकना है। इस तरीके से इसमें इस ट्रीटी में लिखा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसमें जो लिखा गया है वो लिखा हुआ है रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट। आप बना सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, और वेरी लिमिटेड स्टोरेज आप कर सकते हैं, डोमेस्टिक एंड नॉन कंज्यूमेटिव यूज़ भी कर सकते हैं। इन सारे कंडीशन के आधार पर जो है इंडिया को ये 3 नदियाँ जो है चेनाब, झेलम और इंदस पे अधिकार दिया गया। तो यह जो अग्रीमेंट है इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के गुलाम से। उसके बाद इसमें जितने सारे बंटवारे होने थे, वो तो जम्मू कश्मीर का तो अपने आप में एक विवाद था कि ये यहाँ का जो राजा हरि सिंह था वो किसी के साथ नहीं जाना चाहता था, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाना चाहता था। लेकिन वहीं से फिर विवाद उत्पन्न होती है और कई सारे विवाद होती है। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान अगर ये ट्रीटी नहीं करता तो उसको पानी नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि इंडिया उस पर पानी रोक सकता था। तो ये ट्रीटी आसान नहीं था। वर्ल्ड बैंक ने इस पे अपना मध्यस्थता लाया और 8 या 9 साल के अथक प्रयास के बाद सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच में ट्रीटी साइन कराई गई। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके मध्यस्थता के कारण हुआ? वर्ल्ड बैंक के जरिए हुआ। ठीक है, उन्हीं के नेगोशिएशन में सितंबर 1960 को एग्रीमेंट साइन करी गई। तो ये पूरा कहानी आपको इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आ गया, और इसको क्यों सस्पेंड कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये भी आपको समझ में आ गया। यानी कि अब जो सरकार है हमारी भारत सरकार, वो अब क्या करेगा? झेलम में, इंदस में, ठीक है, किशनगंगा में अपना जो है डैम वगैरह बनाएगा और पानी को रोक देगा। और भारत सरकार ने यही किया, तुरंत ही पानी का प्रवाह या फ्लो जो है वो रोक दिया दोस्तों। इससे क्या हुआ? पाकिस्तान के जो जनता है, लगभग 60% जनता जो है इसी वाटर के जरिए अपना जीवन यापन चलाता है। ठीक है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा आप समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अगर इंडिया ने स्टैंड लिया तो पाकिस्तान भी तो कुछ स्टैंड लेगा। तो पाकिस्तान ने क्या स्टैंड लिया? पाकिस्तान जो है शिमला समझौता जो हुआ था, अग्रीमेंट जो हुआ था, उसको इसने निरस्त कर दिया, इसने इसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप शिमला समझौता के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो ये देखिए हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और ये हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों ने मिलके, है ना, एक एग्रीमेंट में साइन किया 2 जुलाई 1972 को, जो कि शिमला में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी ने 1971 में जो है भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी? तो बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, उसको आज़ाद कराने के लिए हुआ था बेसिकली, है ना। इसमें मुक्ति वाहिनी सेना को सहायता करी थी हमारे देश के गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पर 1971 की लड़ाई
समाप्त करके, है ना, एक समझौता किया गया जिसमें लगभग 95,000 सैनिकों, जो कि सैनिक थे पाकिस्तान के, उसको रिहा किया गया दोस्तों। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या, दोनों देश के बीच में शांति बहाल करने की कोशिश करी गई। ठीक है, शांति बहाल करने की कोशिश करी गई। और कहा गया कि जो सेटलमेंट होगा, जो भी इश्यूज होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा, है ना, उसका सेटलमेंट हम लोग करेंगे बायलैटरल के जरिए, यानी कि हमारे दोनों देश के बीच में और कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान और इंडिया, इसके बीच में कोई नहीं आएगा। आपको पता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मामले में बार बार जो है अमेरिका घुसना चाहता था, लेकिन इसी समझौता के कारण जो है कभी वो घुस नहीं सका। ठीक है, और ये अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, आगे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल उसको फिक्स कर दिया गया। किसके अकॉर्डिंग? 17 दिसंबर 1971 का दिन जो था, उस दिन जो सीज फायर हुआ था, है ना, और उसमें जो जो एरिया था वो अपने आप में अधिकार क्षेत्र में रहेगा, ये कहा गया। यानी कि अब जो है इस एरिया को कोई भी एक दूसरे की एरिया में अस्त्र शस्त्र से वार नहीं करेगा या फिर अशांति फैलाने का कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, ये कहा गया। फिर वहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो है, उस पर भी बात चली और कहा गया कि उसको हम लोग एज ए ऑब्जर्वर, किसका ऑब्जर्वर रहेगा? ये बॉर्डर का। ठीक है, ये बॉर्डर का ऑब्जर्वर रहेगा जो दोनों ही देशों के बीच का देखेगा। ठीक है, और फिर मैंने ये बता दिया कि नो आर्टिलरी अटैक अपॉन ईच एरिया, है ना, कहीं पर भी अटैक नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसको 24 अप्रैल 2025 को जो है सस्पेंड कर दिया। तो आपने देखा पहलगाम अटैक 22 अप्रैल, 23 अप्रैल को सिंधु वाटर ट्रीटी समाप्त कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने उसी के एवज में क्या किया, आपका शिमला अग्रीमेंट को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें जो है भारत का फायदा हो गया दोस्तों। क्या फायदा हो गया, अब मैं बताता हूँ। जैसे भारत का अभी मानचित्र देखे और उसमें जम्मू कश्मीर को देखे तो आपको पता चलेगा कि इसका लगभग 3 हिस्सा हुआ है। ठीक है, पहला जम्मू कश्मीर एक हो गया पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। दूसरा हो गया ये इंडिया का कश्मीर, जहाँ पर हमारा अपना जम्मू और कश्मीर है, लेह लद्दाख है। ठीक है, और तीसरा हो गया इधर आपका चाइना का पार्ट में। ठीक है, इधर हो गया आपका सियाचिन वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इसका 3 पार्ट किया गया है। राइट, अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पहले भारत जो है पीओके में नहीं घुसता था। ठीक है, या फिर भारत जो है इधर इस्लामाबाद वाले इलाके में पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकता था। तो जैसे ही शिमला समझौता खत्म हुआ तो उसमें तो ये कहा गया था ना, एक दूसरे के जमीन पर आक्रमण नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। तो इंडिया को तो और फायदा हो गया। इसने क्या कहा, इसने तुरंत ही इसके बाद देखेंगे एक ऑपरेशन चालू किया और इधर जितने भी आतंकवादी थे पीओके में और इस्लामाबाद वाला एरिया में, कराची वाले एरिया में, सब जगह एयर स्ट्राइक करवाया, सब जगह एयर स्ट्राइक करवाया और सभी को मारने का काम किया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू करता है हमारा इंडियन गवर्नमेंट, उसका नाम देता है ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि दोस्तों ये जो पहलगांव का अटैक हुआ था, वहाँ पर जो है कई सारे कपल गए थे, है ना, तो उसमें बहुत सारे हस्बैंड को मार दिया गया था। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। और यह स्टार्ट कब हुई दोस्तों, इसको स्टार्ट किया गया 7 मई 2025 को। बेसिकली इसमें सबसे पहले जो है इंडियन एयरफोर्स के जरिए ये शुरुआत किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसमें गिलगित और बलूचिस्तान आता है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर आता है, और इस एरिया में इधर पाकिस्तान है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए ये पाकिस्तान वाला इलाका हो गया जिसमें इस्लामाबाद लाहौर है, और ये हो गया हमारा इंडिया, इसमें हो गया इधर चाइना वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इधर हो गया दोस्तों एलओसी, जिसको 1972 में माना गया एलओसी, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये वाला एरिया, ठीक है, इसको तो इससे बाहर रहता है जितने सारे आतंकवादी पनाह लिए हैं पाकिस्तान के
देख रेख में वो सभी इसी एरिया में रहते हैं, ठीक है, या फिर आज़ाद कश्मीर में या फिर पीओके वाला एरिया में, ठीक है, ज़्यादातर इधर ही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो इधर हमारे देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या किया, एयर डिफेंस ने क्या किया, इधर अटैक कर दिया और अटैक करके जगह जगह जो ट्रेनिंग सेंटर था टेररिस्ट का वो सारे समाप्त कर दिए दोस्तों, ठीक है, या फिर उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। तो इसी में क्या हुआ कि पाकिस्तान भी तो अपना छोड़ेगा नहीं बात। पाकिस्तान के एरिया में वो कहता है कि हमारे एरिया में आपने कदम रखा है, हमारे एरिया में आपने एयर स्ट्राइक किया है, और जब वो मानता है कि पहलगाम अटैक में उसका कोई हाथ नहीं था पाकिस्तान का। इसलिए ये लोग भी क्या किया, पिछले 3-4 दिनों से 7 मई से जो शुरू हुआ उसके बाद 3 दिनों से पाकिस्तान भी बहुत सारे अटैक हमारे क्षेत्रों में किया। इधर पंजाब वाला एरिया में करना चाहा, इधर राजस्थान के जैसलमेर में करना चाहा, लेकिन उन सभी चीज़ों को, उन सभी उनके सारे मिसाइल को भारत ने क्या किया, नेस्ता नाबूद कर दिया दोस्तों। और ये संभव हो पाया, क्यों संभव हो पाया, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, वो काफ़ी मजबूत है, जिसमें S-400 भी आता है और इसका पूरा यूज़ हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत मजबूत है, और इसी वजह से क्या किया ना, भारत ने भी पाकिस्तान की जो भी लाहौर में या फिर इस्लामाबाद में एयर डिफेंस सिस्टम थे उन सभी को समाप्त कर दिया, उन सभी को उड़ाने का प्रयास किया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हुआ अब क्या एक्चुअल में, जब लग रहा था कि युद्ध बहुत बहुत ही आगे बढ़ेगा, परमाणु युद्ध का भी बात चल रही थी, है ना, तो पूरा देश और पूरा वर्ल्ड दोस्तों यही परमाणु युद्ध ना हो जाए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही परमाणु हथियार है, ठीक है, परमाणु हथियार दोनों ही देशों के पास है, पाक के पास भी है और हमारा हिंदुस्तान के पास तो है ही। तो इन्हीं सब के कारण से अमेरिका जैसा देश जो है आगे बढ़ के आना चाहा और दोनों के बीच बातचीत करने के बाद उसको समाप्त करने की कोशिश करी। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का कोई भी नेता या फिर कोई भी अधिकारियों ने सबसे पहले इस चीज़ को नहीं बताया कि दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो ट्वीट में आता है वो डोनाल्ड ट्रंप जी का ट्वीट आता है, और इसमें क्या लिखा हुआ रहता है, देखिए इसमें लिखा हुआ रहता है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. इसका कहना है कि मैंने सारे लोगों से बात किया, पाकिस्तान के अधिकारियों से, उनके नेताओं से, भारत के अधिकारियों से, उनके नेताओं से, और दोनों के बीच में समझौता करने का प्रयास किया, और यह मुझे बहुत शांति प्रदान करता है कि उन लोगों ने बहुत समझदारी का काम किया है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, ट्रम्प पोस्टेड ऑन हिज सोशल प्लेटफॉर्म, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म में ये उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इसका जो हेडलाइन है अभी क्या हो गया दोस्तों कि इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। तो ये सीज फायर का देखिए, पाकिस्तान हमारा देश जो भारत है वो भले ही इस समझौता को मान सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस समझौता को नहीं मानेगा। और अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तब भी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूं कि पाकिस्तान अभी भी जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, और हमारे देश के कई क्षेत्रों में अपने मिसाइलें भेज रहा है, क्रूज को भेज रहा है, राइट। तो अग्रीमेंट तो शायद हो सकता है कि अमेरिका के कहने पे या अन्य देशों के कहने पे, है ना, कोई भी देखिए सीज फायर करना चाहता है ना, उससे काफ़ी नुकसान है अगर लड़ाई हम लड़ते हैं तो, हर तरीके से धन का तो खपत है ही, हमारा जान माल की भी खपत होती है, ठीक है। तो ये तो किसी भी देश के लिए लड़ाई ठीक नहीं है। तो अगर ये समझौता होना है और सीज फायर का उल्लंघन अगर पाकिस्तान नहीं करता तो हम लोगों को पता है कि हमारी सरकार जो है ज़रूर से ज़रूर पाकिस्तान के लिए काम पाकिस्तान से समझौता कर सकती है, क्योंकि हम अपने आप में भगवान बुद्ध का ज़मीन, राम भगवान का ज़मीन से बिलोंग करते हैं और हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, हम लोग पहले लड़ाई नहीं लड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से
सीज़ फायर का तो 10 मई को अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। और कई सारे देशों ने कहा है कि आप जो है एक मध्यस्थ देश को चूज़ कीजिए, जहाँ पर आप दोनों बैठकर, है ना, बातें कर सकते हैं और समझौता कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे नाम को सुझाया गया है, जिसमें आपका क्या कहते हैं उसको, यूरोप का कंट्रीज़ है कुछ, है ना, कुछ यूरोप का कंट्रीज़ है और कुछ आपका अरबियन कंट्रीज़ है। इन सभी देशों ने क्या किया, कहा है कि आप हमारे पास आके अपना समझौता कर सकते हैं। और इसी बीच और एक बात सुनने को मिला था दोस्तों कि आईएमएफ ने, है ना, पाकिस्तान को लोन भी अप्रूवल दे दिया है, लोन भी दे दिया, वो भी शायद 1 अरब डॉलर, है ना। तो ये काफ़ी बड़ी रकम है दोस्तों, है ना। 1 अरब काफ़ी बड़ी रकम है जो कि पाकिस्तान को लोन के रूप में दिया गया है। तो भारत का कहना है कि आप अगर पाकिस्तान का मदद इस तरीके से करेंगे, बड़े बड़े बैंक जो हमारे वर्ल्ड के हैं, बड़े बड़े देश जो अपना सामान बेचना चाहते हैं और पाकिस्तान का मदद करेंगे, तो इस तरीके से वो सीज़ फायर का उल्लंघन करते रहेगा, क्योंकि उसके पास हथियार आ जाएंगे और वह गलत तरीके से टेररिस्ट को मदद करेगा। ठीक है, तो ये भारत का कहना है। भारत का स्टैंड आपको हमेशा पता है कि वो आतंकवाद को हमेशा दबाना चाहता है, मार देना चाहता है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही है दोस्तों। आज मैंने कोशिश करी है कि जो भी पहलगांव अटैक के कारण थे और वहाँ से लेके आज का जो न्यूज़ मिला कि सीज़ फायर होने वाला है, सीज़ फायर हो गया है ना, तो वहाँ तक की कहानी मैंने बताने की कोशिश किया कंसाइज रूप में। ठीक है दोस्तों, मेरा अगर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है माइक्रो स्टडी सेंटर और मैं हूँ प्रेम पंकज। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।